हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 100 एमसीक्यू फॉर रेलवे एग्ज़ाम, और इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे वो हम लोग देखें। जो हमारा ये वीडियो है इसमें जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इसमें आपका जितने भी सवाल हैं वो रेलवे के एग्ज़ाम में 5 बार से लेकर 16 बार तक आए हुए प्रश्न हैं। यानी कोई सवाल आपका 5 बार आया है, तो कोई सवाल आपका 6 बार आया है, तो कोई सवाल आपका 7 बार, कोई सवाल 8 बार, ऐसे करते 16 बार मैक्सिमम एक सवाल आया है जो कि 16 बार तक आया है। ऐसे सवाल हम लोग करेंगे। तो ऐसे सवालों के आने के चांसेस एग्जामिनेशन में, आप कोई भी एग्ज़ाम लिखें, रेलवे के हों या कोई अन्य एग्ज़ाम भी हों, उनमें से आप अगर लिखते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम लिखेंगे कि आपको कुछ सवाल ऐसे वीडियो से आपके ज़रूर लड़ने की संभावना बनते हैं। तो अगर आपको अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करना है, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम अगर लिखना है कंपटीशन का, तो आप ज़रूर वीडियो में बने रहें अंत तक। आपको 100 क्वेश्चन हम लोग कराएंगे जिसमें आपके सारे सवाल महत्वपूर्ण होंगे और सारे सवालों का कलेक्शन भी बहुत खास है। आप देखें विथ एक्सप्लेनेशन, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि यहाँ 100 प्रश्न हैं। अगर आपके पास पूरे एक तरह से समय नहीं है जब, तो आप आधा आधा करके देखें, जैसे भी करके, लेकिन आप पूरा देखें और इसे नोट डाउन करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और जिनकी तैयारी एकदम धुआंधार है अच्छे लेवल पर, वो आजमाएं कि इन 100 प्रश्न में आपको कितने प्रश्न आते थे और आपने जो एक्सप्लेनेशन जो आपको दिया जाएगा उसमें आप कितना सीख पा रहे हैं वो आप गौर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग टाइम ना गवाते हुए। आज का पहला प्रश्न, जो पहला सवाल हमारा है वो क्या कहता है। सवाल देखिए, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थिति में किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और अंगूठा चालक की दिशा को इंगित करता है, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगी। यह नियम क्या कहलाता है। यह सवाल 16 बार पूछा गया है। ऑप्शन ए फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम, ऑप्शन बी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, सी है हमारा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, और डी है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। तो देखिए, जब अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए तो अंगूठा चालक की दिशा यानी बल की दिशा को इंगित करेगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा, ये धारा उत्पन्न होती है। तो ये जो नियम जो आपका है, ये नियम है फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम। अब जो फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम है वो क्या होता है वो एक बार आप देख लें। देखिए, जब भी हम लोग अंगूठे को हम लोग फैलाते हैं लंबवत, तो लंबवत फ्लेमिंग का जो दाहिना हाथ का नियम है, इधर है आपका फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम एक और एक और जब लंबवत फैलाएंगे हम लोग बायां हाथ को, तो भी आपका ये फ्लेमिंग का ही नियम है, लेकिन एक बार बायां हाथ का, एक बार दायां हाथ का। दोनों में आप फर्क देखिए, दोनों में आपका लंबवत फैलाया गया है। देखिए, ये अंगूठा हुआ, ये हुआ आपका मतलब तर्जनी, और ये हुआ आपका मध्यमा। और इसमें भी देखिए, ये अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा, तीनों एक दूसरे पर लंब है। दोनों कंडीशन में जो आपका तर्जनी जो है वो आपका किसको दर्शाता है, तो वो दर्शाता है आपका चुंबकीय क्षेत्र को, चाहे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हो या लेफ्ट हैंड रूल हो। और दोनों कंडीशन में जो अंगूठा है, अंगूठा ताकतवर होता है, इसका मतलब बल लगा सकते हैं, यानी बल को दर्शाता है। अब एक बात गौर कीजिएगा, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वहाँ विद्युत धारा को दर्शाता है हमारा कौन सा, तो मध्यमा यानी लंबी वाली बीच वाली अंगुली, और यहाँ प्रेरित धारा को दर्शाता है। देखिए, ये धारा और प्रेरित धारा में क्या फर्क है। प्रेरित धारा का मतलब ये धारा उत्पन्न होता है यहाँ, और यहाँ विद्युत धारा इनपुट करते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में विद्युत धारा हम लोग बहाते हैं, बिजली देते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उससे बल उत्पन्न होता है। यानी विद्युत धारा देने पर जिससे बल उत्पन्न हो वो आपका विद्युत मोटर है, यानी इसका इस्तेमाल मोटर में है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और जो राइट हैंड रूल आपका है, इसमें क्या होता है, हम लोग बल लगाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव की वजह से धारा उत्पन्न होता है। धारा उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब यह जनरेटर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक हुआ मोटर और एक हुआ जनरेटर। आप देख सकते हैं, एक में मोटर और एक में जनरेटर है। ये रहा आपका विद्युत मोटर और ये रहा आपका विद्युत जनरेटर। तो कौन सा नियम का इस्तेमाल किया है ये आप पता लगा लिए, और दोनों में क्या क्या है वो आपको पता चल गया। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। सवाल जो आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। यह सवाल 11 बार पूछी गई है। राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, देखिए ऑप्शन ए 280, ऑप्शन बी 445, ऑप्शन सी 250।
और ऑप्शन डी 225। तो इसका जो सही जवाब है, आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है मैक्सिमम वो हो सकती है कितनी, तो 250। चलिए इसका हम लोग डिटेल पोस्टमार्टम टाइप हम लोग करते हैं। देखिए ये आपका हो गया संसद। अब संसद के 3 अंग होते हैं, एक हुआ आपका लोकसभा, एक हुआ आपका राष्ट्रपति, एक हुआ राज्यसभा। अब देखिए राष्ट्रपति तो आपका एक ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं कितने, 550, लेकिन होते कितने हैं एक्चुअल, 543। अब देखिए राज्यसभा में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 250, और एक्चुअल कितने हैं, तो 245। देखिए वहाँ मैक्सिमम पूछा था, इसलिए आपका जवाब क्या हुआ था, 250। अब देखिए लोकसभा में मैक्सिमम 550 हो सकते हैं, जिसमें राज्य से 530 आएंगे और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश से 20 आएंगे। एक्चुअल जो 543 है उसमें 524 राज्यों से हैं और जो 19 जो है वो यूटी से हैं। राज्यसभा के मैक्सिमम मेंबर में 12 मनोनीत होते हैं, यानी नॉमिनेटेड, राष्ट्रपति के द्वारा नाम पकड़ के बुलाए गए समझिए, और निर्वाचित यानी चुने गए होते हैं 238, जिसमें से राज्य से 230 और यूटी से 8। और एक्चुअल में निर्वाचित हैं कितने, तो 233, क्योंकि 12 तो मनोनीत हैं, और राज्य से 225 आते हैं और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश से आपके 8 आते हैं। तो ये रहा आपका संसद का पूरा संरचना, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी सवाल आपको संख्या से पूछा जाएगा तो इस सारणी से आपका सवाल हल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में कौन सी अवधि शामिल थी जो मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित था। यह सवाल 11 बार पूछा गया है, यानी पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि पूछा है आपसे और कुछ नहीं। पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, 1950 से 55, 47 से 52, 51 से 56 या 56 से 61। तो इसका जो सही जवाब है पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना का, वो आपका है 51 से 1951 से 1956। तो चलिए शुरुआत से हम लोग जानते हैं सिस्टम इसका। तो सिस्टम देखिए इसका क्या है कि जितना भी पंचवर्षीय योजना है उसमें से पहला चला आपका 51 से 56, दूसरा 56 से 61, आपको 5-5 जोड़ते जाना है, तीसरा 61 से 66। देखिए अब तक हम लोग 5-5 जोड़ते आए, लेकिन आगे हमारा चेंज होगा। 66 से लेकर 69 तक एक एक साल के 3 प्लान लाए गए, यानी इसको रोलिंग प्लान कहते हैं। फिर 69 से 74 एक आया, चौथी, 74 से 79 आया, 5वीं, और उसके बाद जो आपका छठा योजना है इसमें आपका यहाँ देखिए ये आपका गलत लिखा हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 80 से 85। ये जो छठा है वो आपका कब से कब है, तो 1980 से लेके 1985 तक छठा है। सातवां 85 से 90, 90 के बाद आपका 2 साल ब्रेक है, जो इकोनॉमिकली हम लोग डाउन हो गए थे उस समय। उसके बाद 92 से 97 8वां, 9वां 97 से 2, 10वां 2 से 7, और 11वां 7 से 12, और 12वां 12 से 17। और ये 17 पूरा होने से पहले ही 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनता है, और नीति आयोग बनने के साथ ही योजना आयोग खत्म हो जाता है, और 5 ईयर प्लान जो है उसका कहानी भी खत्म हो जाता है इसके बाद। इसका मतलब यह हुआ कि कुल कितनी योजनाएं चलाई गई, तो 12 योजनाएं चलाई गई। जितने भी योजनाएं हैं सबका यहाँ दिया हुआ है आपका कि कौन सी योजना का क्या प्राथमिकता रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर लिख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल कहता है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2004 में किस द्रविड़ भाषा को पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो पहला शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है उसको पूछा गया है, सवाल 9 बार पूछा गया है। ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी उड़िया, और ऑप्शन डी है वो आपका है संस्कृत। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, तो सही जवाब है तमिल। जो पहला शास्त्रीय लैंग्वेज जो बना 2004 में वो बना तमिल। अब यहाँ शास्त्रीय लैंग्वेज में कौन कौन सा लैंग्वेज को कब कब मिला है दर्जा, देखिए तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया को 2014 में। तो देखिए ये 6 ही थे, लेकिन अब 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली इतना को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 2024 में। तो अब कुल कितने शास्त्रीय भाषा हैं, तो कुल है आपके 11 क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा। क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा एक विशेष प्रकार का दर्जा होता है भाषाओं के संबंध में, जिसमें सरकार उनके संरक्षण के लिए अलग तरीके से कार्य करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखें, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर है। 9 बार सवाल पूछा गया है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सिंधु, और ऑप्शन डी आपका है ब्रह्मपुत्र।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी नदी के बीच में पाया जाने वाला द्वीप है, वो द्वीप आपका माजुली नदी द्वीप है, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। यह माजुली नदी द्वीप असम का 33वां जिला है। असम का 33वां जिला माजुली द्वीप है, यानी विश्व का एकमात्र नदी द्वीप जो कि जिला घोषित है, वो क्या है? वो माजुली है। तो असम में है, ये बात जान गए। ब्रह्मपुत्र नदी में है, ये बात भी आप जान गए। बाकी जानकारी बहुत ज़्यादा इसमें कोई नीड नहीं है, इतना जानकारी अगर आपको पता है काफ़ी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 या 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो संविधान में आपको पता है 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 8वीं सूची भाषाओं से संबंधित है। 9 बार पूछे गए सवाल का ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 22, सी 14 और डी 50। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो आपका है 22। तो संविधान के अनुच्छेद 344 और 351 के अनुसार 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वो भाषाएं हैं 22। अब इनका जरा हम लोग देख ले, डिटेल देखिए। भारतीय संविधान का ये भाग कौन सा है? तो भाग है आपका 17, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषाओं की चर्चा है। तो 8वीं अनुसूची जो है संविधान का, उसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 है। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। अब देखिए, इनमें से जो 14 भाषाएं थी, इसको संविधान का शुरू में ही शामिल कर लिया गया था। इसका मतलब जो और 8 भाषाएं बाद में जोड़ा गया। 1967 में आपका सिंधी जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन करके 8वीं अनुसूची में, और उसके बाद 92 में जोड़ा गया आपका 71वां संविधान संशोधन करके कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसको याद रखिएगा आप, KMN ऐसे करके याद रहेगा आपका, KMN। और 2003 का 92वां संविधान संशोधन में जो जोड़ा गया, जो कि 2004 से प्रभावी हुआ, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको आप DBMS से याद रखिएगा, DBMS जो कि कंप्यूटर में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, लेकिन डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली तो आपको याद रहेगा। तो ऐसे भाषाओं को जोड़ा गया है संविधान में। और अब कितनी भाषाएं हैं? तो अब 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य में हॉर्नबिल और महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? ये बड़ी फेमस चीज़ है। हॉर्नबिल उत्सव भी है, हॉर्नबिल पक्षी भी है। ये सवाल 8 बार पूछा गया है रेलवे के एग्जामिनेशन में। ऑप्शन ए नागालैंड, बी केरल और सी कर्नाटक, डी मिजोरम। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? वो सही जवाब आपका नागालैंड है। तो नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार है, और हॉर्नबिल आपका पक्षी का भी नाम है और त्यौहार का भी नाम है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। डैश भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना जिले के बीच स्थित है। सवाल 8 बार पूछा गया है, तो क्या स्थित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी श्रीलंका स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब जल संधि होता है, और ऑप्शन डी अंडमान सागर। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट। तो चलिए इसका लोकेशन हम लोग देख ले। इसका लोकेशन क्या है? देखिए, ये रहा आपका भारत का हिस्सा, जो कि ये राज्य आपका तमिलनाडु का है। ये है श्रीलंका, श्रीलंका का ये जगह जाफना कहलाता है। बीच में जो यहाँ पर जो आपका दिख रहा है जो पानी का एरिया, वो कहलाता है क्या? तो पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले स्ट्रेट को हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलें। सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के बहुत सारे हिस्से हैं जो 10 देश से लिए गए हैं। तो ये सवाल 8 बार पूछा गया है। तो नीति निर्देशक तत्व, जिसे DPSP कहा जाता है, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये है आपका सवाल। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी आपका है रूस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या है? आयरलैंड। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। तो और भी कहाँ कहाँ से लिए गए हैं वो आप देखिए। आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। देखिए, आने वाले जो आने सवाल होंगे आगे, तो उसमें से अगर इन्हें एक्सप्लेनेशन का नीड होगा तो ऐड नहीं किया गया है, इसीलिए अभी एक्सप्लेनेशन आप देख ले, आगे आपको सवाल भी मिलेगा। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है कि सबसे ज़्यादा मत जिसका आएगा उसी का जीत होगा। सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन पर विचार, कानून निर्माण का तरीका, विधायिका का अध्यक्ष पद पर उनकी भूमिका। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका जो स्वतंत्र है ये लिया गया है। कनाडा से अर्धसंघात्मक सरकार और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा से लिया गया है। तो ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति या ऐसे पूर्वोत्तर समय पहले भी जिसे राष्ट्रपति जरूरी समझे वित्त आयोग का गठन कर सकता है? सवाल घुमा फिरा के एक ही बात, वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? सवाल आपका 8 बार पूछा गया है। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 324, आर्टिकल 124, आर्टिकल 280 और अनुच्छेद या आर्टिकल 226। तो देखिए आपका यहाँ जी इसका गठन जो होता है वो आर्टिकल 280 के तहत होता है। बाकी ऑप्शन में आप देखें तो ये 324 में आपका निर्वाचन आयोग है, 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट है और 280 में तो आप देख ही लिए कि आपका क्या है कि वित्त आयोग है और 226 में हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार मिला हुआ है। तो सवाल का एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख सकते हैं कि सरकार ने राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान 280 में वित्त आयोग का गठन का चर्चा किया है और इस संविधान में चर्चा है। नीति आयोग जो गठन हुआ है इस बार 280 के तहत जो इस बार का नीति आयोग का गठन हुआ है वो 16वां वित्त आयोग है। 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है और 16वें वित्त आयोग का जो सचिव है वो ऋत्विक रंजनम पांडे को बनाया गया है। ये 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला है, जो कि 31 अक्टूबर 2025 तक अपना जो रिपोर्ट है वो पेश कर देगा और यहाँ 26 से लेके 31 तक चलेगा। 5 साल के लिए इसका गठन होता है। और अभी जो वर्तमान वित्त आयोग जो चल रहा है 15वां, उसका आपका NK सिंह उसके अध्यक्ष हैं। देखते हैं आगे अगला सवाल कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया? क्वेश्चन 8 बार पूछा गया है। यानी आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उन्हें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 52वां या 73वां, 42वां या 74वां? तो सही जवाब इसका है आपका 42वां संविधान संशोधन में आर्टिकल 51A और आर्टिकल भाग 4A जोड़ा गया और जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। इसमें से कितने कर्तव्य वो हम लोग चलिए देख लेते हैं। इसमें कर्तव्य आपके कितने हैं? तो कर्तव्य आपके जो शुरू में शामिल किए गए थे तो शुरू में आपके 10 कर्तव्य शामिल किए गए थे। 11वां कर्तव्य को बाद में शामिल किया गया जिसमें आपका 6 से 14 वर्ष की बच्चों को पढ़ने का जो अवसर प्रदान किया जाना चाहिए माता पिता या गार्जियन के द्वारा, तो गार्जियन का ये कर्तव्य है कि मौका दिया जाए। तो इस प्रकार जो मूल संविधान है उसमें कोई कर्तव्य नहीं था और उसके बाद जो कर्तव्य आपका फिर जुड़ा तो कितना 10 और वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं। कर्तव्य कहाँ है? तो आर्टिकल 51A में है। कौन से भाग में है? तो भाग 4A में है। कहाँ से लिया गया है? तो USSR यानी वर्तमान रसिया के संविधान से आपका लिया गया है ये कर्तव्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में यह 8 बार सवाल पूछा गया है। ऑप्शन A AU यानी सोना, ऑप्शन B Br ब्रोमीन, ऑप्शन C Hg पारा और ऑप्शन D SN टील। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो है आपका Hg। देखिए Hg तो इसका सही जवाब है, लेकिन एक बात आप गौर कीजिए, ब्रोमीन भी आपका लिक्विड है लेकिन यह धातु नहीं है और Hg लिक्विड है, यह धातु है। आपसे धातु पूछा गया था इसीलिए इसका जवाब क्या हुआ? तो Hg अर्थात पारा हुआ। तो यहाँ आपका पीरियडिक टेबल है। पीरियडिक टेबल में आप देख सकते हैं Hg का लोकेशन, तो Hg का लोकेशन आपका ये रहा। तो पीरियडिक टेबल में ये Hg और एक Br जो ब्रोमीन, केवल यही दोनों द्रव हैं और इसके अलावे कोई भी द्रव नहीं है। ये आपका है अधातु, ये आपका है धातु। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन रक्तचाप कितना होता है? यानी हृदय का जो रक्तचाप का रेंज है वो पूछा हुआ है। सवाल 8 बार पूछा गया है। ऑप्शन ए 130/80 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये मिलीमीटर ऑफ Hg क्या है? यह दाब मापने का एक इकाई है। ऑप्शन बी 120/80, ऑप्शन सी 180/75, ऑप्शन डी 125/75। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका क्या है? 120/80। तो 120/80 इसका सही जवाब है, जिसमें 120 प्रकुंचन के टाइम और अनुशीतलन के टाइम क्या है? तो अनुशीतलन के टाइम आपका 80 है। अब इसमें हम लोग देख ले इसका कुछ एक्सप्लेनेशन अगर हमें ज़रूरत है इसका। तो रक्तचाप क्या होता है? धमनियों और शिराओं की भित्तियों पर रक्त के द्वारा लगाया गया दाब को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप कहते हैं। आदर्श रक्तचाप 90 से 60 और 120/80 के बीच में माना जाता है। अगर 40 और 90 है यानी 80 वाला 90 है और कम वाला जो है यानी जो 120 वाला 90 है और कम है वो कम घट के 40 हो गया है, तो इसे हम लोग निम्न रक्तचाप कहते हैं।
और उसके बाद जो आपका 90-60 होगा इसे हम लोग हाई रक्तचाप कहते हैं, और रक्तचाप को स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। यहाँ आपका जो लिखा हुआ है ये आपका थोड़ा अपोजिट है। खैर बहरहाल आपको ध्यान इसमें रखना है और इसमें रखना है। ये आपका जो रक्तचाप मापने वाला स्फिग्नोमैनोमीटर है उसका एक इमेज है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका वो क्या कहता है, सवाल देखें। सवाल है, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है कौन सी शताब्दी में बनवाया गया था। सवाल 7 बार पूछा गया है। ऑप्शन आपका क्या क्या है। ऑप्शन है 12वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 13वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी और ऑप्शन डी आपका है 15वीं शताब्दी। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है 13वीं शताब्दी। बंगाल की खाड़ी के तट पर उड़ीसा में जो ब्लैक पैगोडा या सूर्य मंदिर है, कोणार्क मंदिर कहते हैं, तो उसे बनवाया गया है 13वीं शताब्दी में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। जो आपका ये मंदिर है ये आपका उड़ीसा में है। उड़ीसा में आपका ये रहा मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्री तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर यानी 22 मील उत्तर पूर्व में कोणार्क में एक 13वीं शताब्दी ईस्वी यानी लगभग 1250 में बनाया गया सूर्य मंदिर है। मंदिर बनाने का श्रेय गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। यह सवाल भी आपसे पूछा जाता है। तो ये रहा आपका सूर्य मंदिर का एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 15। सवाल है, भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ। आसान सवाल है, 7 बार पूछा गया है। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या फिर 15 अगस्त 1948। तो इसका जो सही जवाब है लागू होने की तिथि वो है 26 जनवरी 1950। आपको ही पता है इसका कारण, इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान में समावेशित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को कौन से संविधान से लिया गया है। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, भाईचारे, 7 बार पूछा गया सवाल है। फ्रांस से या जर्मनी से या इंग्लैंड से या फिर जापान से। तो इसका सही जवाब क्या है, फ्रांस से। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन पीछे आपका था, इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। नीति आयोग का गठन योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर कब किया गया। ऑप्शन ए 1 अगस्त 2014, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी 1 जनवरी 16 या 2 फरवरी 2005। सही जवाब क्या है, तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। और ये जो नीति जो है इसका पूरा नाम क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान प्रधानमंत्री जो है वही इसका अध्यक्ष है, अर्थात नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं क्या कहलाता है। 7 बार पूछा गया सवाल। ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया और ऑप्शन डी सभी। तो देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिल जाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, अम्ल क्षार एक दूसरे को कैंसिल करते हैं यानी उदासीन करते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको पहले से ही पता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और एक्वा यानी जल बनाते हैं, जैसे HBr और KOH। यहाँ H2O, HHO और KBr। KBr आपका क्या हो गया, ये हो गया लवण, और H2O क्या हो गया, ये हो गया आपका जल। H2O जो हो गया आपका क्या हो गया, जल, और ये आपका KOH है, ये आपका है क्षार, और ये HBr जो है ये आपका हो गया अम्ल। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्यों के लिए ध्वनि का एक श्रव्य प्रास यानी ऑडिबल रेंज होता है, सुनने का एक रेंज होता है। 7 बार पूछा गया सवाल का ऑप्शन देख ले। 20 से 2000 हर्ट्ज, 20 से 3000 हर्ट्ज, 20 से 20000 हर्ट्ज या 20 से 200 के हर्ट्ज। तो इसका जो सही जवाब है वो है 20 से 20000 हर्ट्ज मनुष्यों के लिए ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड होता है। अब देखिए इसका क्या सीन है, 20 हर्ट्ज से कम अगर ध्वनि होगी तो अश्रव्य यानी सुन नहीं सकेंगे, इसे हम लोग इंफ्रासाउंड कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज तक ऑडिबल ध्वनि बोलते हैं, इसे सुन सकते हैं। 20000 हर्ट्ज से ऊपर को अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, यानी ये पराश्रव्य ध्वनि है, ये सुनने से की क्षमता से बाहर की आवाज़ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर, ये सवाल आपका क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, तो 19 के बाद आपका आएगा 20। यहाँ गलती से आपका 2 लिखा गया है, कोई बात नहीं। तो ये 20वां सवाल है। यदि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी। तो यहाँ अवतल लेंस है, उसका फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, उस लेंस की क्षमता पूछी गई है। ये सवाल भी 7 बार पूछा गया है, क्षमता से ये सवाल 7 बार पूछा गया है, तो सोचिए क्षमता से अलग अलग डाटा से कितना बार सवाल पूछा गया होगा। ऑप्शन ए 3 डायोप्टर, ऑप्शन बी 2 डायोप्टर, ऑप्शन सी 4 डायोप्टर और ऑप्शन डी 5 डायोप्टर।
तो इसका जवाब पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल इसको हल करेंगे। तो ये 4 डायोप्टर इसका जवाब है। देखिए आपके पास अवतल लेंस है और फोकस दूरी आपका है 25 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपके पास ये है आपका अवतल लेंस, और जो अवतल लेंस जो होता है इसका जो फोकस दूरी आपका इधर होगा। तो और फोकस दूरी इसका क्या कहता है, तो फोकस दूरी आपका 25 सेंटीमीटर आपका बोला था, 25 सेंटीमीटर। और जीरो के जो इधर होता है वो आपका क्या है, तो आपका प्लस में होता है। अब देखिए आपका जो पावर है P यानी क्षमता, वो P बराबर 1/f होता है, ये होता है मीटर में। और अगर 100/f होगा तो आपका f क्या होगा, सेंटीमीटर में। तो ये होगी आपका 100, और उसके बाद 100 के बाद जो आप नीचे रखेंगे वो हो जाएगा 25। तो 25 चौके आपका हो गया 100। इसका मतलब 4 डायोप्टर आपका इसका आंसर हुआ। क्यों और कैसे हुआ आपने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल आपका है अगला 21। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में, यहाँ 7 लिखा हुआ है गलती से, 7 घटकों में विभाजित हो जाना क्या कहलाता है। 7 बार पूछा गया सवाल। 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, या अपवर्तन, या फिर परावर्तन। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, वो है आपका वर्ण विक्षेपण, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो है सफ़ेद रंग के प्रकाश का 7 रंगों में बंटना है। तो इसका देख लीजिए इसका क्या सिस्टम है। जब भी हम लोग सफ़ेद रंग को गुजारते हैं तो 7 रंग में बंटता है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन आपका होता है कौन सा रंग, तो वो होता है आपका वॉयलेट का, और सबसे कम होता है आपका किसका, तो रेड का। आपका स्पेक्ट्रम बनता है VIBGYO और R का। VIBGYO का आपका बनता है स्पेक्ट्रम, याद रखने के लिए तरीका है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा देश है। देखिए दूर वाला नहीं दिखता है, और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। 7 बार पूछे गए सवाल। दूर दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, और निकट दृष्टि दोष उत्तल लेंस। तो पहले हम लोग ऑप्शन से पहले सवाल को गौर करते हैं। देखिए सवाल कहता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तो दूर का नहीं दिखेगा, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष। दूर का नहीं दिख रहा है तो आपका क्या होगा, तो निकट दृष्टि दोष। और निकट वाला को निकट का लास्ट में आ आया तो उसको दूर करेंगे किससे, तो अवतल लेंस। तो दृष्टि दोष से रिलेटेड अगर आपको वीडियो में क्लियरफाई करना है चारों को, तो आप अपने चैनल, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, साइंस का वीडियो भी है। तो इसका सही जवाब निकट और अवतल होना चाहिए। चलिए मिलाते हैं इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब आप देखें, निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस। चलिए वही हुआ आपका सही जवाब। तो देखिए इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट अवतल लेंस ऐसे वाले लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर उत्तल यानी दूर व दृष्टि दोष में उत्तल लेंस यानी ऐसे वाले लेंस का प्रयोग करके नेत्र की जो ऐब है उसे हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ सवाल देखिए प्रतिरोध से है। 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम के प्रतिरोध वाले 3 तार समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कुल प्रतिरोध निकालना है। 7 बार पूछा गया है। लेवल देखिए, ऑप्शन ए 18/11 ओम, ऑप्शन बी 11/18 ओम, 20/11 ओम और 11/20 ओम। तो ऑप्शन आंसर भी देख लेते हैं, हल भी हम लोग करेंगे बारीकी से। इसका आंसर क्या है, 18/11 ओम। 3, 6 और 9 है। तो चलिए हल करते हैं इस सवाल को। देखिए आपका 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। आपका सूत्र क्या होगा, तो सूत्र हमारा होगा इसका 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जब 1/R यानी 1/3 और उसके बाद 1/6 और 1/9, तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, आपका हो जाएगा 18। 3 6 18, 6 3 18 और 9 दूनी 18। अब जोड़िएगा, 6 3 9 2 11 होगा, 11/18। ये आपका 1/R का मान। तो R का मान इसको पलट दीजिए तो वो भी आपका पलटेगा। इसका मतलब 18/11 ओम आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका था भी। तो समांतर क्रम प्रतिरोध में आप देख लिए कि कैसे हम लोग निकालेंगे, इसका तरीका यही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर कब जीते नोबेल प्राइज गीतांजलि कविता संग्रह के लिए, ये सवाल 7 बार पूछा गया है। और पहले नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने। ऑप्शन है 1928 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1913 में, ऑप्शन डी 1944 में। सही जवाब है 1913। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय व्यक्ति थे जो गीतांजलि किताब के लिए लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीते। अब देखिए नोबेल प्राइज विजेताओं का कुछ अन्य फैक्ट भी देख लें। 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर। VS नायपाल 2001 में साहित्य वाला 2 लिस्ट आपका है, जिसमें VS नायपाल और रविंद्रनाथ टैगोर।
अब फिजिक्स में सर सीवी रमन 30 में, और उनके भतीजे 1983 में सुब्रमण्यम जयशंकर। तो सीवी रमन रमन प्रभाव के लिए, और सितारों की संरचना और विकास के लिए सुब्रमण्यम जयशंकर। देखिए इन लोग चाचा भतीजा है, याद रखिएगा। रसायन विज्ञान में वेंकटरमन रामकृष्णन 2009 में राइबोसोम की संरचना के लिए। मेडिकल में हरगोविंद खुराना डीएनए के लिए। अशांति में मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी 1979 और 2014 में। और अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन 1998 में, और अभिजीत बनर्जी 2019 में। ये अमेरिकी मूल के व्यक्ति हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में कई लोग नोबेल प्राइज जीत चुके हैं जो भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। ये रहे उनके नाम और लिस्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य के रूप में नामित की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में नॉमिनेट किए गए 7 बार पूछा गया सवाल में कौन महिला है, देखते हैं। सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, नीता अंबानी, करीना कपूर। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? वो है नीता अंबानी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में नामित की जाने वाली पहली भारतीय महिला है नीता अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी की वाइफ है। तो ओलंपिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक खेल आपका हर 4 साल में होता है। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में निर्धारित था वो आपका 2021 में हुआ था। उसके बाद 2024 वाला ओलंपिक आपका पेरिस में, लॉस एंजलिस में 2028 में आपका होने वाला है, और ब्रिस्बन में 2032 में आपका होने वाला है। 32 में ब्रिस्बन, 28 में लॉस एंजलिस। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। सर विलियम जोन्स द्वारा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? समाज सुधारक थे। 6 बार पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए 1828, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1875, और ऑप्शन डी आपका क्या है? ऑप्शन डी है 1897। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है 1784। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। यह भारत की सबसे पुरानी शैक्षणिक संस्थाओं में से एक है, जिसकी स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया है? 6 बार पूछा गया सवाल का ऑप्शन है आपका लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ये सवाल कई बार आपके सामने से गुजरा होगा, भले आपको पता ना हो कि सवाल 6 बार पूछा गया है। कुछ नारों की अगर बात करें तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा दिया गया है, लेकिन पहली बार हजरत मोहानी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल का नारा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। तुम मुझे खून से नहला दो ताकि मैं और ज़्यादा देशभक्त बन जाऊं, चंद्रशेखर आज़ाद का कथन है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद का यह कथन है। तो इस प्रकार बहुत सारे नारों से सवाल भी पूछा जाता है, आप नारों को जरूर कर लें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए आपका है गोदावरी नदी, 6 बार पूछा गया सवाल को। ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी आपका है सतलुज, ऑप्शन डी है कावेरी। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या है? तो वो है नर्मदा नदी। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। ये रहा आपका नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी में इस लोकेशन पर गुजरात में बनाया गया है। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है, जो कि रिफ्ट घाटी से होकर बहती हुई पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है, सबसे बड़ी नदी है भारत में, प्रायद्वीपीय भारत का। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 6 बार पूछा गया सवाल। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949। तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। दूसरी वाली 11 को हुई थी, तीसरी वाली 13 को हुई थी। 13 को ही उद्देश्य प्रस्ताव आया था, जो कि प्रस्तावना का एक भाग है। 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार हो गया और इसे अपनाया गया, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वह है क्वेश्चन नंबर 30। मौलिक अधिकारों की संविधान में विशेषताओं को किस संविधान से लिया गया है? घुमा फिरा के एक ही बात, मौलिक अधिकारों को कौन से देश के संविधान से लिया गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। आपका 6 बार पूछे गए सवालों का ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसएसआर, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी यूएनओ। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है, तो ताकत, मौलिक अधिकार ताकत प्रदान करता है। आपको याद रखने का एक तरीका, यूएसए से ये सब लिए गए हैं। पीछे आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था, इसलिए एक्सप्लेनेशन का नीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं?
कुल मिलाकर बात यह है कि जीवन का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 6 बार पूछे गए सवाल का ऑप्शन आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 23। तो इसका जो सही जवाब है वह है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट फॉर लिविंग है, यानी जीवन जीने का अधिकार है। यह अधिकार जो है जीवन जीने का अधिकार, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। जैसे इसमें गौर कीजिएगा, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ, इज्जत के साथ जीने का, स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण रहित जल और वायु में जीने का अधिकार, हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। अगर आपके गांव में कोई हानिकारक उद्योग भी लगता है तो आप इस अधिकार के तहत क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट से। जीवन रक्षा का अधिकार, निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 साल से कम उम्र के हैं तो आपको फ्री में पढ़ने का अधिकार, निःशुल्क कानूनी मदद का अधिकार, अकेले आपको कोई जेल में नहीं डाल सकता इसके विरुद्ध अधिकार, तुरंत सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध भी आपका अधिकार है, आपके साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता, यह भी जीने का अधिकार में शामिल है। ऐसे देखिए जीने का अधिकार में कितनी चीज़ें शामिल हैं, यह बहुत ही बारीक मसला हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वह है क्वेश्चन नंबर 32। सवाल कहता है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया, राष्ट्र की एकता को एकता और अखंडता कर दिया गया? कुल मिला के सवाल है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब शामिल किया गया, किस संविधान संशोधन से? 6 बार पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए 101वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 42वां, ऑप्शन डी 92वां। तो इसका सही जवाब क्या है? 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसी में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। सवाल है उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया था। 10वां क्लास से सवाल है, 6 बार पूछा गया। ऑप्शन ए मेंडलीफ, ऑप्शन बी डोबेराइनर, ऑप्शन सी मोस्ले, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो इसका जो सही जवाब है ट्रेड्स में डोबेराइनर आता है। डोबेराइनर का ट्रेड्स बहुत फेमस है, 3-3 का जोड़ी बनाया था। तो सबसे जर्मन रसायनज्ञ में त्रिक पूछेगा आपको डोबेराइनर, अष्टक पूछेगा आपको मेंडलीफ, पहला आवर्त सारणी पूछेगा, अष्टक पूछेगा तो न्यूलैंड, पहला आवर्त सारणी मेंडलीफ, आधुनिक आवर्त सारणी पूछेगा तो मोस्ले। तो देखिए ये रहा डोबेराइनर के कुछ ट्रेड्स। जैसे देखिए ये आपका ट्रेड है त्रिक, ये आपका त्रिक है, ये आपका त्रिक है। डोबेराइनर भाई साहब ये हुए 1780 से 1849 तक के जीवन काल वाले, जिनका पूरा नाम है जोहान वुल्फगांग डोबेराइनर, जो कि जर्मनी से थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्रमशः क्या है? दोनों का आपको सूत्र बताना है। 6 बार पूछा गया सवाल है। CaSO4 12H2O, CaSO4 2H2O। तो चलिए चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सभी तो नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब आपका है जिप्सम का आपका हो जाएगा CaSO4 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4 12H2O। तो ये वाला केवल आपका सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आधा H2O और इसका 2H2O, इसी से आपका ये बनता भी है। तो ये सवाल 10वां क्लास का स्क्रीनशॉट आप देख ले कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है कि जिप्सम को 373 केल्विन में गर्म करने पर यह बनता है, इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। तो और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनता है? जल जोड़ने पर बनता है। मतलब ये हुआ कि नमी में आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखिएगा ना तो वो कठोर हो जाएगा, कठोर पदार्थ बन जाएगा। इसका इस्तेमाल खिलौने बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35। किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? यानी लोहे को जिंक का पेंट करके संरक्षित करने का तरीका 6 बार पूछा गया सवाल का ऑप्शन देखिए। पेंटिंग कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, ऑयलिंग कहलाता है, यह सभी कहलाता है। देखिए जिंक का लेपन को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। जिंक के लेपन की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहता है। देखिए आप गैल्वेनाइज्ड रॉड है जो कि इसे जंग से बचाने के लिए ऊपर से आपका जिंक का लेप चढ़ाया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 36। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? 6 बार पूछा गया सवाल का ऑप्शन। प्रकाश और उष्मा ऊर्जा, प्रकाश और गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा, या सभी ऊर्जा। तो सभी ऊर्जा तो इंटरनल एनर्जी होगा। इसमें आपका स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग जो होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसे हम लोग जैसे यांत्रिक ऊर्जा आपको अगर कोई पूछेगा यानी मैकेनिकल एनर्जी, तो इसको होता है आपका काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? तो ये दोनों मिला के मैकेनिकल एनर्जी का निर्माण करते हैं।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। किसी उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर प्रतिबिंब 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के पीछे बनता है, तो बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए ये सवाल 6 बार पूछा गया है। चलिए डाटा कोई बात नहीं, लेकिन बात यह है कि सोचिए कि ये डाटा से अगर 6 बार पूछा गया है तो अलग अलग डाटा से कितना बार पूछा गया होगा। तो ऑप्शन है आपका इसका आवर्धन निकालने के लिए। देखिए यहाँ प्लस में भी ऑप्शन है, माइनस में भी है, 4 प्रकार के आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या है? वो है 0.33। सवाल को थोड़ा हल तो करना पड़ेगा, तभी आपको भी समझ में आएगा। उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया वस्तु है, 30 की दूरी पर रखा गया है और 100 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए प्रतिबिंब दूरी जो होता है आपका, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब दूरी का आपको भी कहते हैं और वस्तु दूरी को यू कहते हैं। तो देखिए यू आपका हमेशा माइनस में होता है, जो कि आपका -30 आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी आपका हो गया लेंस के पीछे बनता है तो वो आपका प्लस में हो गया, और ये प्लस आपका क्या हो जाएगा? तो प्लस आपका है ये 100 सेंटीमीटर। तो चलिए इस सवाल का हम लोग देखते हैं कि इस सवाल का जो इतना आंसर कैसे आ सकता है। अच्छा इसमें तो आपका जगह ही नहीं है कि कैसे आ सकता है, इसे तो हम लोगों को यहीं पर बनाना पड़ेगा। तो चलिए बना के देखते हैं। तो ये जो आपका दिया हुआ है आपका u बराबर आपका कितना है? तो u बराबर -30 सेंटीमीटर है, और v बराबर क्या है? तो v बराबर आपका 100 सेंटीमीटर है। तो जो लेंस का जो आवर्धन होता है वो होता है आपका v/u। v का मान आप रख दीजिए 100 और इसका मान रख दीजिए आप 30। तो 30 तिया यानी तो आपका इस हिसाब से अगर आपका देखा जाए तो 30 तिया होना चाहिए, यानी 3.33 आपका होगा, क्योंकि लेंस के 100 सेंटीमीटर दूर में आपका बन रहा है, जो भी जैसा भी, लेकिन v/u है, इस आधार पर आपका ये इतना होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपके गलत हैं, कोई बात नहीं, आपको आवर्धन फोकस करना है। यहाँ आपका ऑप्शन गलत है, इसलिए आपका ये वाला आपका रॉन्ग माना जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। कुल मिला के आपको आवर्धन जरूर देख लेना है, ताकि आपका एग्जाम में आपका सवाल आपको न छूटे। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल कौन सी ईस्वी को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई? 6 बार पूछा गया सवाल। 1950, 1957, 1934, 1935। तो इसका सही जवाब है 1935। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 को की गई, और इसका एक्ट क्या था? एक्ट था आपका 1934 का। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया कब? तो 1949 को। इसका कार्यालय शुरू में आपका कोलकाता में था, बाद में 1937 में मुंबई स्थापित किया गया। पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर C.T. देशमुख, और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। किसे भारतीय योजना और अर्थव्यवस्था के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय योजना और अर्थव्यवस्था के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? 6 बार पूछा गया सवाल। ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी पटेल, ऑप्शन सी PC महालनोबिस और ऑप्शन डी M गाडगिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा PC महालनोबिस, जिनके जन्मदिन पर सांख्यिकी दिवस भी बनाया जाता है। उन्हें ही भारतीय योजना और अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था का वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर PC महालनोबिस को भारतीय आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान को 1931 में कोलकाता में उन्होंने ही स्थापना किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य रूप से जो मॉडल बनाया गया वो उनके द्वारा ही बनाया गया था, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। यूकेरियोटिक कोशिकाओं को किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? 6 बार पूछा गया सवाल, यानी किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली या सुसाइटल बैग कहा जाता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? वो है आपका लाइसोसोम। तो कोशिका में पाया जाने वाला जो लाइसोसोम है, तो ये लाइसोसोम आपका क्या है? लाइसोसोम जब फट जाता है तो यह कोशिका तक को पचा लेता है। लाइसोसोम का काम क्या है? यह कोशिका से अपशिष्ट को पचाए, लेकिन फटने के बाद पूरा कोशिका को गला देता है, यानी सुसाइड कर लेता है। सुसाइटल बैग हो गया वही आपका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, यानी रक्त का थक्का जमाने वाले विटामिन? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन ई। तो सही जवाब आपका है विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है। बाकी जो विटामिन है उनको आप देख ले। विटामिन ए जिनका रासायनिक नाम रेटिनल है, रतौंधी इसका विषय होता है। विटामिन B1 थायमिन जो कि बेरी इससे होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन त्वचा रोग वगैरह होता है। B3 नियासिन पेलाग्रा होता है। B4 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड, B12 कोबालामिन
और सी एस्कॉर्बिक एसिड अस्कर्वी होता है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल रिकेटस होता है, हड्डियों का मुलायम होना, विटामिन ई टोकोफेरॉल, ये विटामिन ए B2 विटामिन भी कहलाता है, और विटामिन के फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का ना जमना इसी के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 42। सवाल कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। 6 बार पूछा गया सवाल। जनसंख्या पूछा है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश, और अगर आपका क्षेत्रफल पूछता तो राजस्थान। तो इसका अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन में दिख रहे होंगे आपको 4 जगह। ये आपका यूपी जनसंख्या में 1 नंबर, सिक्किम आपका जनसंख्या में 1 नंबर नीचे से यानी कम में, राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे हाईएस्ट और गोवा क्षेत्रफल में सबसे लोवेस्ट। तो ये रहा आपका भारत के सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43। सवाल है कि कौन सा अधिनियम कानूनी रूप से एक परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है जो रोजगार की तलाश में है और अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है। यानी 100 दिन का गारंटी कौन देता है रोजगार का। 6 बार पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए नरेगा, ऑप्शन बी मनरेगा, ऑप्शन सी बनरेगा और ऑप्शन डी रेगा। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है। तो इसका सही जवाब है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। इसको 2005 में लाया गया, 2006 से लागू हुआ। शुरू में 200 जिलों में लागू किया गया, बाद में यह पूरे भारत के सभी जिलों में लागू किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। सवाल है किस वेद को सबसे बड़ा और संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त हैं जिन्हें मंडल नामक 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। 5 बार पूछा गया सवाल का ऑप्शन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या है, वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे बड़ा है। देखिए आपके वेद कितने हैं, वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेद आपका 1 मिनट, थोड़ा सा हम लोग पीछे चले गए हैं। वेदों का प्रकार हम लोग एक्सप्लेनेशन देखने जरा। तो आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इनके उपवेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद होता है, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। अब देखिए जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसे होता कहते हैं, जो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्वी, सामवेद वाले को उद्गाता और अथर्ववेद वाले को ब्रह्मा। अलग अलग नाम है। अब ऋग्वेद में ऋचाओं का यानी मंत्रों का संकलन है, यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित है, सामवेद में गीतों का है और अथर्ववेद तंत्रमर्थ, रोग निवारक उपाय ये सब दिए गए हैं। तो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक अथर्ववेद को माना जाता है यही कारण से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। उस पुर्तगाली खोजकर्ता का क्या नाम था जिसने 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी कैप्टन कुक, ऑप्शन डी मैकलन। तो इसका सही जवाब क्या है, सही जवाब है आपका वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने एक पुर्तगाली था जिन्होंने 1498 में भारत का एक समुद्री मार्ग का खोज किया था। इसका अगर हम लोग डिटेल देखें तो देखिए वास्को डी गामा एक पुर्तगाली है और पुर्तगाली ऐसे ऐसे रास्ते से आपका केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत की समुद्री मार्ग की खोज किया। अगला ऑप्शन आपका स्पेन का एक आदमी था जो कि था कौन, वो था कोलंबस। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका का खोज किया। एक आदमी था यूरोप का ही मैगलन जो कि विश्व का यात्रा करने के लिए निकला हुआ था। तो अलग अलग आदमी का अलग अलग काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46। भारत के किस गवर्नर जनरल को व्यापकता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प नीति तैयार करने का श्रेय जाता है। 5 बार पूछा गया है। राज्य हड़प नीति आपको याद रखना है। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी को लाया गया था जिनका कार्यकाल 1848 से 56। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है सबसे विवादास्पद नीति टोटल। रेलवे का विकास हालांकि उन्होंने किया है, जो कि पहली रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी उन्हीं के काल में हुआ है। डाक सेवा उन्हीं के काल में हुआ है। सामाजिक सुधार में सती प्रथा तो पहले ही हुआ था। यहाँ खास करके विधवा विवाह में वे आदमी थोड़ा अपना मतलब कदम को उठाए, तो इसलिए उनका भी योगदान बहुत सारा है। तो डलहौजी बुरे काम के लिए जितने जाने जाते हैं, अच्छे काम के लिए भी जाना जाने वाला व्यक्ति है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। सवाल कहता है 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी।
ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो सही जवाब क्या है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय के बारे में और भी चीज़ें जानिए। 22 मई 1772 को पैदा हुए व्यक्ति, 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में मरे। राधानगर हुगली यानी बंगाली थे। उपाधि राजा, जो कि मुगल शासक अकबर द्वारा दिया गया था। युगदूत सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। संवैधानिक आंदोलन के जनक सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। भारतीय नव जागरण के अग्रदूत कहा जाते हैं। भारतीय आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, नव प्रभात का तारा। बहुत सारे उपनाम इनके हैं। ज्ञात भाषाएं क्या क्या जानते थे? अरबी, फारसी, संस्कृत और जर्मन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी, ये सभी जानते थे। संवाद कौमुदी बांग्ला में प्रकाशित किए। मिरातुल अखबार अंग्रेजी फारसी में प्रकाशित किए। और ब्राह्मणिकल मैगजीन 1822 ईस्वी में प्रकाशित किए। तो अलग अलग समाज सुधार के बहुत सारे कार्यों में यह सती प्रथा के, विशेष रूप से सती प्रथा के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। सवाल है 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 5 बार पूछा गया सवाल है। लखनऊ, लाहौर, बेलगांव या रामगढ़। तो सही जवाब क्या है? बेलगांव। बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी हेनरी डोरोजियो, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। सही जवाब है हेनरी डोरोजियो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किस स्थान पर किया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी पटना। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है बॉम्बे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान बॉम्बे से किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51। महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किस अधिवेशन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था? तो कौन से अधिनियम के खिलाफ 1919 में वो बड़ा आंदोलन के लिए तैयार हुए? रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम। तो सही जवाब है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया और इसी के विरोध में जो सभा बैठा था अमृतसर, आप सुने होंगे, जालियांवाला बाग, इसी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52। दिल्ली दरबार में कब जॉर्ज किंग पंचम का राज्यारोहण हुआ और इसी दरबार में जो जॉर्ज किंग राजा जो थे वो घोषणा किए कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया कर जाएगा। मिला जुला कितना सारा कहानी में पूछा है, कब, यानी आपको ईयर में बताना है। 5 बार पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1915 और ऑप्शन आपका जो हो गया डी 1915। आंसर है इसका 1911। 1911 में दिल्ली दरबार का घोषणा हुआ था, उसी में राजधानी ट्रांसफर की बात की गई थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कलारूप का प्रचलन है? सोहराय, मधुबनी, नौटंकी या डांडिया। तो बिहार का मिथिला क्षेत्र में मधुबनी का प्रचलन है। मधुबनी बहुत चलता है उधर। एक भारतीय कलारूप का प्रचलन है मधुबनी का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54। तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराजा चोल ने करवाया था? 5 बार पूछा गया सवाल है। यानी सवाल पूछा है कि राजराजा चोल ने क्या बनवाया था तंजावुर में? कोणार्क मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, लोटस मंदिर, बोधि मंदिर। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब आपका है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजावुर में चोल राजा राजराजा चोल के द्वारा करवाया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? 5 बार पूछा गया सवाल है। एवरेस्ट, माउंट आबू, गुरु शिखर या पारसनाथ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो सही जवाब आपका है गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान में दिल्ली और गुजरात को जोड़ती है, उसका जो हाईएस्ट पीक है वो आपका गुरु शिखर है। एवरेस्ट तो पूरा दुनिया का हाईएस्ट पीक है। झारखंड का हाईएस्ट पीक आपका पारसनाथ है। और माउंट आबू अरावली पर्वत में एक विशेष जगह है जो कि जैनियों का एक तीर्थ स्थल कह सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी 5 बार पूछा गया है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57। डैश अधिकांशतः दक्कन के पठार में पाई जाती है, यानी क्या पाई जाती है दक्कन के पठार में?
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। 5 बार पूछा गया सवाल में, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी या पहाड़ी मिट्टी। तो दक्कन के पठार में अधिकांशतः पाए जाने वाली मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं, जिसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 58, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग या इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वर्गीज कुरियन। और एस स्वामीनाथन जो हैं वो हरित क्रांति के जनक हैं भारत में। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और श्वेत क्रांति यानी दुग्ध, मिल्क रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, ये इसका वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 59, भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को किस संविधान से लिया गया था? 5 बार पूछा गया सवाल है। चीन, रूस, इंग्लैंड या अफ्रीका। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है रूस। भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के भाग 4A अर्थात अनुच्छेद 51A में मौजूद मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 0, 10, 11 या 12। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है 11। हालांकि मूल संविधान में एक भी नहीं था, जोड़ा गया 10, बाद में संविधान संशोधन करके और एक जोड़ा गया और हो गया कितना? 11। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 बार पूछा गया सवाल। ऑप्शन ए 5 साल, 6 साल, 4 साल या 10 साल। बहुत ही आसान प्रश्न, जवाब है इसका 5 साल। अगला सवाल है हमारा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो कि वर्तमान में राजीव कुमार है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 63, भारत सरकार का वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? जो वास्तविक कार्यपालिका है। 5 बार पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या गृह मंत्री। तो सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री, क्योंकि रियल में प्रधानमंत्री का ही पावर है। भले ही संविधान में कागजों में ज़्यादा पावर दिखाई देता है राष्ट्रपति का, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 64, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 5 बार पूछा गया सवाल है। हालांकि यह मनोनीत किए जाने का जो चलन है ये अब खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है ये बताया जा रहा है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 20। तो सही जवाब आपका क्या है? सही जवाब है तो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से 2, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 65, राज्यसभा के सदस्य की पदावधि कितने दिन की होती है? यानी राज्यसभा का सदस्य कितने दिन के लिए डिप्यूट होता है? ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 6 साल और ऑप्शन डी 5 साल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है 6 साल। राज्यसभा का सदस्य 6 साल, लोकसभा का 5 साल, विधानसभा का 5 साल, लेकिन विधान परिषद का 6 साल। क्वेश्चन नंबर 66, सभी पंचायत संस्थानों में वे सीटें कुल आरक्षित सीटों के इतना से कम ना हो को SC ST जैसा भी मामला हो संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। देखिए सवाल ऐसा भाष्ट लिखता है रेलवे एग्जामिनेशन में, आपको समझना है महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं बस। 5 बार पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 3/4। तो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित है, हालांकि झारखंड में 50% आरक्षित है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 67, किस वर्ष प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग बनाया गया और पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किया गया? 1947, 1948, 1949, 1950। सही जवाब है 1950। 1950 में योजना आयोग बना और पंचवर्षीय योजना लाया जाने लगा। 12 पंचवर्षीय योजना के बाद नीति आयोग बना और उसके बाद अब से पंचवर्षीय योजना का कहानी खत्म। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 68, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 5 बार पूछा गया सवाल। आर्टिकल 25, आर्टिकल 32, आर्टिकल 29, आर्टिकल 44। तो इसका जो सही जवाब है वो है आर्टिकल 29। जो 29वां जो है वो आपका अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद है जो मूल अधिकार में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 69, केंद्रीय बजट को किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में पेश किया जाता है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मिला जुला के बात की बजट की बात संविधान के किस अनुच्छेद में? हालांकि बजट शब्द संविधान में नहीं है, लेकिन बजट की बात वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है। तो ऑप्शन ए
आर्टिकल 75, ऑप्शन बी आर्टिकल 112, ऑप्शन सी आर्टिकल 124, ऑप्शन डी आर्टिकल 143। तो इसका जो सही जवाब है वह आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। आर्टिकल 75 पीएम की चर्चा है। 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। दोनों में से कोई भी ना माने तो कोई दिक्कत नहीं। ये बात क्या है आर्टिकल 143 में। और 124 में सुप्रीम कोर्ट का चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट का गठन का चर्चा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो 5 बार पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है 243, आर्टिकल 343, 356 और 352। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वो है 343। 343वां अनुच्छेद के तहत राजभाषा हिंदी है और देवनागरी क्या है? लिपि है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला प्रश्न जो है हमारा वो चलिए देखते हैं। सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 71, सवाल है किस वर्ष में भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21(1) यानी 21(a) को शामिल किया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की प्रावधान को मौलिक अधिकार माना गया। यानी 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा। यह बात 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से नया आर्टिकल 21A शामिल किया गया। 5 बार पूछा गया सवाल है, ऐसा कब हुआ? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002 और ऑप्शन सी 2003 और ऑप्शन डी 2005। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है 2002। तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? ऑप्शन 72वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन, सी 74वां और डी 71वां। तो सही जवाब जो आपका है वो है आपका 73वां संविधान संशोधन जो है वो भारतीय संविधान 73वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई और नया अनुच्छेद 9A जोड़ा गया, नया भाग 9A जोड़ा गया, जिसमें आर्टिकल 243 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से लागू किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? 5 बार पूछा गया सवाल है। 118 तत्व, 63 तत्व, 56 तत्व या 92 तत्व। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या है? वो है 56 तत्व। बाकी ऑप्शंस में अगर गौर करें तो प्रकृति में 118 तत्व हैं, जिनमें से 92 आपका अधातुएं हैं। और मेंडलीफ के टाइम में 63 तत्व ज्ञात थे और न्यूलैंड्स के टाइम में 56 तत्व ज्ञात थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुण को उनके कौन से गुण का आवर्त फलन माना गया है? यानी किस गुण के अनुसार सजाया गया है मेंडलीफ के आवर्त सारणी में? परमाणु संख्या के अनुसार, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, दोनों के अनुसार या कोई नहीं? तो जो सही जवाब है वो आपका है परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75, ए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है, बी इसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक के रूप में किया जाता है। अब ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसका सही जवाब दोनों सही है। जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वो आपका NaHCO3 होता है, ये सही बात है। और इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है, यह भी सही बात है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? 5 बार पूछा गया सवाल है। धोने का सोडा, खाने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या है? वो सही जवाब है ब्लीचिंग पाउडर। तो हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट होता है, CaOCl2। धोने का सोडा है वो आपका क्या होता है? Na2CO310H2O। खाने का सोडा क्या होता है? NaHCO3, यह खाने का सोडा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4
आधा H2O जो होता है इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर तो आपने देखा कि वो ये रहा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 सवाल कहता है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। 5 बार पूछा गया सवाल। वोल्ट, एम्पियर, कूलम या न्यूटन। तो सही जवाब हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। प्रतिरोध का SI मात्रक पूछा हुआ है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, और ऑप्शन सी कूलम, और ऑप्शन डी एम्पियर। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या है, वो आपका ओम है। तो ओम प्रतिरोध का SI मात्रक है, वोल्ट वोल्टेज का है, कूलम आवेश का है, एम्पियर धारा का है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79 कार्य करने की दर शक्ति जो होती है उसका इकाई पूछा हुआ है। ऑप्शन ए जूल, वाट, वोल्ट या KWS। तो जो सही जवाब है वो आपका वाट है। पावर होगा तभी आप वाट लगा पाइएगा। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80 77 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होती है। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब हम लोग बदलेंगे तो क्या आएगा वो पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसे पहले देख लें आंसर, फिर हम लोग बदलने का प्रयास करेंगे। सही जवाब है आपका 25 डिग्री सेल्सियस। तो 77 को बदलना है हम लोग को। तो चलिए देखते हैं कैसे बदलाएगा। तो जो इसका बदलने का सिस्टम है वो हम लोग देखें। इसका सूत्र आपका क्या होता है बदलने के लिए। तो बदलने के लिए हम लोग मुख्य रूप से जो फार्मूला लगाते हैं वो आपका होता है 0 - C, यानी डिग्री सेल्सियस में, और 100 डिग्री तक, और उसके बाद 32 - F या F - 32। यहाँ C - 0 भी कर सकते थे, और नीचे आपका होता है 180। अब देखिए आपका C आपको निकालना है। तो चलिए -C/180 कर दें, और यहाँ 32 - F का जगह में आपका कितना था, तो वो था 77 डिग्री सेल्सियस। नीचे आपका 180 है। 32 में जब आप 77 घटाएंगे तो 7 में 2 आपका बच गया 5, 7 में 3 आपका बच गया 4, ये माइनस में बटे हो गया कितना 180। 45 का 45, 45 चौके 180, माइनस माइनस आपका कट गया। अब उसके बाद ये आपका 100 है। अब C बटे आपका 100 बराबर आपका क्या है, तो 1/4 है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, 100 आपका ऊपर जाएगा, नीचे 4, तो 4 का पहाड़ा पड़िएगा, तो 25 चौके 100। इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस आपका आया सही जवाब, जो कि कितने के बदले आया, वो आया आपका 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बदले। तो इस सूत्र से आप दोनों में से कभी भी आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों को आपस में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है क्वेश्चन नंबर 81 किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो नई चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस क्या होगा। देखिए त्रिज्या 12 है, यहाँ पहले वाले में आपका एरर लिखा गया है, कोई बात नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब देखते हैं हम लोग। तो सही जवाब इसका क्या कहता है, सही जवाब कहता है -6 सेंटीमीटर। हम लोग इसे बारीकी से देखते हैं कि इसका -6 क्यों होगा। तो इसे अगर आप गौर करें तो ये रहा आपका एक अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो कि पीछे की साइड पेंटेड है। अब देखिए पीछे की साइड पेंटेड है, वक्रता त्रिज्या आपका कितना है, तो वो आपका है 12। 0 के इधर आपका क्या होता है माइनस, यानी ये -12, तो -12 का आधा हो जाएगा फोकस। तो मुख्य फोकस हो जाएगा आपका -6 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर भी है। इसी तरीके से हम लोग सवाल को बनाएंगे। 0 से इधर आपका क्या होता है, तो 0 से इधर होता है आपका प्लस, और 0 से इधर होता है माइनस, जो कि संख्या रेखा के समान है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82 सवाल है स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में कैसे आकार वाले कणों के द्वारा प्रकाश के क्या के कारण होता है। सवाल थोड़ा पेचीदा है। ऑप्शन ए बड़े या परावर्तन होता है, यानी एक जगह में बड़े एक जगह में परावर्तन भराएगा, फिर छोटे परावर्तन, छोटे प्रकीर्णन, बड़े प्रकीर्णन। तो पहले देख ही लेते हैं छोटे और प्रकीर्णन, उसके बाद हम लोग समझते हैं। देखिए इसके जगह में हम लोग भर देते हैं, एक जगह में छोटे और एक जगह में भर देते हैं हम लोग प्रकीर्णन। अब देखिए स्वच्छ आकाश का नीला रंग क्यों होता है, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है उसका तुलना में जो उससे छोटे आकार का कण है उसमें जब प्रकाश का किरण टकराता है तो प्रकाश का होता है प्रकीर्णन, और उसी के कारण आकाश का रंग दिखता है नीला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस पदार्थ का बना होता है। 5 बार पूछा गया सवाल। आयरन, एल्युमिनियम, टंगस्टन या फेकोनी, यानी फेरम, कोबाल्ट और निकेल। तो इसका सही जवाब है टंगस्टन। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बनता है। ये उच्च गलनांक और हाई प्रतिरोध की वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84
हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ है? 2020 में हालांकि विलय हुआ है, इसलिए हाल ही में करके पूछा हुआ है यह सवाल 21-22 तक। अब भी पूछ सकता है, 5 बार पूछा गया सवाल है। SBI में या PNB में या बैंक ऑफ बड़ौदा में या RBI में? तो इसका जो सही जवाब है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा में। देना बैंक विजया बैंक दोनों का यही पहला विलय था, इसीलिए इतना बार पूछा गया है। 85वां सवाल, वस्तु और सेवा कर जिसे GST कहते हैं, जिसमें वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल है, भारत सरकार द्वारा कब प्रभावी रूप से लागू किया गया था? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 2005, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019। सही जवाब है 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया, उस दिन GST दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति यानी कुटीर उद्योग के लिए, जिसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर बल दिया, उसे क्या कहा जाता है? यानी समिति आपसे पूछा जाएगा, करवे समिति, भंडारी समिति, सिंधी समिति, बलवंत वेहता समिति। तो सही जवाब क्या है? करवे समिति। ऐसे सवाल जो है समिति से रिलेटेड ये भी सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 बार ये सवाल पूछा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, किस विटामिन की कमी से रिकेटस बीमारी होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब विटामिन डी। विटामिन का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको पीछे किया गया है इसी वीडियो में। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88, श्वसन यानी किस प्रकार का श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है? एरोबिक यानी वायवीय, अनएरोबिक अवायवीय, पेशीय या कोशिकीय? तो सही जवाब हो जाएगा एरोबिक यानी वायवीय। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, अवायवीय ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। अगला प्रश्न 89, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण, यहाँ पायसीकरण लिखा गया है, जो कि आपका क्या होगा? पायसीकरण आपका होगा, पायसीकरण की क्रिया के समान होता है। तो पित्त लवण द्वारा प्रोटीन प्रक्रिया, पित्त लवण द्वारा वसा प्रक्रिया, पित्त लवण द्वारा कार्बोहाइड्रेट प्रक्रिया है, पित्त लवण द्वारा भोजन प्रक्रिया? तो सही जवाब देखिए, पायसीकरण जो होता है वो चिपचिपा पदार्थ के साथ होता है, वो वसा होता है। तो पित्त लवण द्वारा वसा प्रक्रिया जो होती है वो गंदगी का जो साबुन पर प्रक्रिया है उस प्रकार से ही होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? यानी हम लोग बढ़ते हैं किस हार्मोन से? अंडाशय, वृषण, अधिवृक्क या पीयूष ग्रंथि? तो पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है, वो शरीर का सबसे छोटा ग्लैंड है, लेकिन सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, इसलिए उसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। वही ग्रंथि के जो निकले हुए जो केमिकल होते हैं उसी की वजह से इंसान में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भधारण और STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दोनों को नियंत्रित करने में उपयोगी है? ऑप्शन ए शल्य चिकित्सा पद्धति, ऑप्शन बी मुखी गोलियां, ऑप्शन सी कंडोम और ऑप्शन डी कॉपर टी? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोनों को कंट्रोल करने के लिए वो आपका है कंडोम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 92, सवाल है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा घटक आवश्यक है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी क्लोरोफिल और डी है सभी। तो प्रकाश संश्लेषण जिसमें प्रकाश की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल अभिक्रिया करके जो ऊर्जा बनाता है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसमें सभी चीजें जरूरी है, देख लीजिए ऑप्शन आपके पास भी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93, पौधों की पत्तियों में मौजूद रंध्र द्वारा पानी के नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पत्तियों से ही तो वाष्पोत्सर्जन होता है। हालांकि जवाब आपको पहले ही गलती से बता दिया गया है, ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन। इसका सही जवाब क्या है? वाष्पोत्सर्जन है, आपको भी पता है। वाष्पीकरण जो है वो कहीं पर कभी पानी का उड़ना है। वाष्पीकरण में क्या है? आपके पास प्लेट है, यहाँ भाप बन के आपका उड़ रहा है, वाष्पीकरण। लेकिन अगर पत्ता से आपका पानी उड़ रहा है ऐसे, तो वह आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। उत्सर्जन तो आपका कहीं बाहर निकालना, श्वसन ऊर्जा उत्पादन करना, चारों प्रक्रियाएं अलग अलग है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94, 1 गीगाबाइट यानी जीबी, 1 जीबी कितना एमबी के बराबर होता है? ये सवाल तो बहुत आसान है, 1000 MB, 1012 MB, 1024 MB या 256 MB? तो सही जवाब क्या है? 1024 MB। 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 95, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव
एंटोनियो गुटेरस किस देश के हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का वर्तमान हेड जो है वो एंटोनियो गुटेरस है। कौन देश से है? घाना, दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल या स्पेन? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या है? पुर्तगाल। वो पुर्तगाल के निवासी हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 4 बार पूछा गया सवाल है। सारनाथ, पावापुरी, बोधगया, सांची। तो सही जवाब आपका क्या है? बोधगया। तो पावापुरी में इनका देहांत हुआ है, बोधगया में ज्ञान मिला है, सांची में इनका स्तूप है, सारनाथ में पहला उपदेश दिए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97, हर्षवर्धन के काल में कौन भारत आया था? यात्रियों के रिगार्डिंग सवाल है। इत सिंह, फाहियान, हुएनसांग, अल बिरूनी। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन, हुएनसांग। हाँ आप याद रखिएगा। और फाहियान पूछेगा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में, अल बिरूनी महमूद गजनवी के टाइम में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 98, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया? अलाउद्दीन खिलजी को, शाहजहां को, इब्राहिम लोदी को, महमूद गजनवी को? तो इब्राहिम लोदी को उसने हराया। अब देखिए पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी यही है मुगल वंश का स्थापना जो कि बाबर ने किया। अभी इब्राहिम लोदी यानी दिल्ली सल्तनत के आखिरी राजा को हराकर। दूसरी लड़ाई 1556 में जब अकबर राजा बना तो अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुआ। हालांकि अकबर लड़ने के काबिल नहीं था, जो बैरम खां अकबर के संरक्षक थे वही इनके तरफ से लड़े थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगानी हमलावर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, मराठा की तरफ से सदाशिव राय, और इसमें मराठों का हार होता है और मराठों का खात्मा जो है इसी युद्ध के बाद मराठों का अस्तित्व 9 के बराबर मिलता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99, दीन इलाही धर्म किसने चलाया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी जहांगीर। तो जो सही जवाब है वो है अकबर। दीन इलाही नामक धर्म अकबर के द्वारा 1582 में चलाया गया था। आज का आखिरी सवाल, किसने 1851 में अवध के राज्य को, अवध राज्य जो था उसको एक चेरी बोला जो कि मुंह में गिर जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि कभी न कभी तो अंग्रेज के हाथ में आएगा ही, एकदम आराम से। कौन बोला? 4 बार पूछा गया सवाल है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। तो सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही कहा था कि यह तो एक चेरी का एक टुकड़ा है जो कि अंग्रेजों के मुंह में एक दिन गिरना ही है, यानी यह जीत तो एकदम पक्की है। तो इस तरह से हमारा 100 प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। तो ये 100 सवाल आपको कैसे लगे आप जरूर बताएं, और इन 100 सवाल को अगर आप करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में जरूर 4 से 5 प्रश्न तो जीके के हर हाल में लड़ने वाले हैं इससे। तो अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पुराने हैं नए हैं तब भी, और शेयर तो सबको ही करिए ताकि हमारे वीडियो को रीच मिले और हमें बनाने में भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।